नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिगार्डिंग जीएस की सीरीज़ हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है, जिसके ऑलरेडी हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको देखिए और प्रॉपर नोट्स तैयार कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों, हमारा आने वाले टाइम में प्लान है कि हम जीएस के 1000 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिससे क्या होगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो मेरा ये मानना है कि जो जीएस मैंने आपको पढ़ाया है तो उसी से क्वेश्चन पुटअप होंगे। साथ ही साथ कहने के लिए 1000 होंगे, बट एक क्वेश्चन में जितने भी पॉसिबल आंसर बन सकते हैं या जितना मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन हो सकती है उतना हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, इसलिए हमारी वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, ये चैनल आपके लिए क्रिएट हुआ है, आपकी हेल्प के लिए क्रिएट हुआ है। आपसे अपेक्षा होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे। साथ ही साथ हमने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है, आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है, आप वहाँ पे पोस्ट कीजिएगा और आपको हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं टाइमली रिस्पांस देंगे। ठीक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये चैनल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ये चैनल हमने क्यों क्रिएट किया, चैनल क्रिएट करने के पीछे रीज़न क्या है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है हमारे पुनरावृत्त प्रश्न। जो क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कवर कर रखे हैं, उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, जिससे आप चीज़ों को रिकॉल कर सकें। ठीक है ना। साथ साथ मैंने आपको कुछ गृह कार्य दिया था जिससे कि आप सेल्फ स्टडी कर सकें, तो उनको भी मैंने यहाँ पे आंसर किया है। ठीक है। मैं आपसे एक अपेक्षा रखूँगा कि अगर आप वीडियो देखते हैं और जितने भी क्वेश्चन हम पूछते हैं, चाहे सीरीज़ के हों या फिर आपको एज एन स्वाध्याय के लिए दिए जाएँ, आपसे आशा रखेंगे कि आप उनको कमेंट में लिखें, या फिर कोई भी डाउट तो आप कमेंट में लिखिए, आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। ठीक है। तो बात करते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न के लिए। पहला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक सुधार के जनक मनमोहन सिंह हैं। दूसरा है, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु राज्यों में होता है। ठीक है, ये उनका क्रम है, आप देख लीजिएगा। अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। जनगण मन को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में कहा गया था। शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ध्वनि है, जबकि ध्वनि ना होकर के ध्वनि होना चाहिए, ध्वनि। ठीक है ना। तो ध्वनि निर्वात में यानी कि वैक्यूम में गमन नहीं कर सकती, चल नहीं सकती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक उपधातु है, इसे हम अर्धचालक भी कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? आगरा है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आरंभ होने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 है, जो कि आगरा से लेकर के मुंबई तक जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के सीरीज थी, ये हमने आपसे डिस्कस किया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। एडिशनली मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, जो कि ये हैं। ठीक है। तो इसमें पहला था कि IMF का मुख्यालय कहाँ पे है, तो उसका आंसर है वाशिंगटन DC। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो उसके लिए आंसर 24 जनवरी 1950। ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है और वो कहाँ से कहाँ तक है, तो उसका आंसर है NH44 और वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ठीक है। तो ये प्रश्न हो गए और इनके आंसर हो गए। इनके अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए या इनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोज़ देखने पड़ेंगे। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन होगा। वृंदावन गार्डन स्थित है। ऑप्शन है मैसूर, वृंदावन, प्रयागराज, नई दिल्ली। आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा। ठीक है ना। सो नाम से लग रहा है कि इसका जो आंसर होगा वृंदावन होगा, बट ऐसा नहीं है। ये मैसूर में स्थित है। ठीक है ना। ये मैसूर, ये वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है और कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पे एक एडिशनल फैक्ट ये है कि ये पर्टिकुलर गार्डन कावेरी नदी पर बना हुआ है। कावेरी नदी पे एक बांध है, जो कि है कृष्णा राज सागर बांध, कृष्ण राज सागर बांध। ठीक है। तो उसी के तट पे, उसी बांध के नीचे बसा हुआ है ये गार्डन। ठीक है। काफ़ी अच्छा गार्डन है। अगर आप मैसूर के लिए प्लान करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जाइएगा, काफ़ी अच्छा गार्डन है। एडिशनली यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आप जानते ही होंगे, वृंदावन भगवान कृष्ण की नगरी है। ठीक है ना। तो वहाँ पे कई सारे मंदिर हैं जिनके लिए फेमस है, जैसे बांके बिहारी जी का मंदिर है। ठीक है। इस्कॉन टेम्पल है, 1-2 बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि इस्कॉन टेम्पल कहाँ पे स्थित है। ठीक है। तो उसका आंसर होगा वृंदावन।
प्रयागराज आप जानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन होता है प्रयागराज में, और नई दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी है। तो इनसे रिगार्डिंग इतने ही फैक्ट बनते हैं जो कि हमने डिस्कस किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का है, और आप देखते ही समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन है, निम्न में से फिलिप्स वक्र का संबंध है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलिप्स वक्र की बात की गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि फिलिप्स वक्र है क्या, ठीक है ना। और साथ साथ इससे रिगार्डिंग कई सारे और भी वक्र हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे कि लोरेंज वक्र है, कुजनेट्स वक्र है, और लेफर वक्र है, ठीक है। तो हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे डिस्कस प्रश्न देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन है मुद्रास्फीति, आर्थिक असमानता, और सी ऑप्शन है राष्ट्रीय आय का वितरण, और चौथा ऑप्शन है बेरोजगारी, ठीक है ना। इसके लिए आपको जो इसका एक आंसर नहीं है, इसके दो आंसर होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से उसकी ये ऑप्शन है वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है बी एंड डी, यानी कि ये और ये, फिर है सी एंड डी, और थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन है ए एंड डी। सो आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा। तो इसके लिए जो आंसर है वो, हाँ, इसके लिए जो आंसर होगा आंसर 4 होगा। फिलिप्स वक्र का संबंध मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से है, ठीक है ना। साथ साथ क्या होता है कि इसमें ये फिलिप्स वक्र में एक इन्वर्स रिलेशन होता है, मतलब कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी, ऐसा इस वक्र में दिखाया जाता है, ठीक है ना। वही संबंध होता है जो मांग और पूर्ति के सिद्धांत में होता है, और इसका वक्र कुछ ऐसे बनता है, ठीक है ना। सो आपको इतना इसके बारे में जानना चाहिए कि इसमें एक इन्वर्स रिलेशन होता है, और इसमें जो ऑप्शन है फिलिप्स वक्र का संबंध मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से होता है, ठीक है। तो इसके लिए दोनों ऑप्शन होंगे, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे डी होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो एडिशनल फैक्ट बन सकते हैं इसमें से, जैसे कि कई बार अगर आप यूपीएससी का कोई भी पेपर उठा के देखें तो आपको वक्र से संबंधित क्वेश्चन वहाँ पूछा ही गया है, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप ये क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको, फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें हम लोरेंज वक्र की। सो लोरेंज वक्र बेसिकली क्या करता है, ये आय में असमानता को का एक ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। मतलब ये बेसिकली किससे संबंध है, तो इसमें आय में असमानता दिखाई जाती है, आय में असमानता, इनइक्वालिटी इन इनकम, ठीक है ना। अब बात करते हैं कुजनेट्स वक्र की, ठीक है। तो कुजनेट्स वक्र बेसिकली क्या करता है, ये एक ये सहसंबंध होता है किसके बीच का, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक असमानता के बीच में, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक असमानता, और आर्थिक असमानता। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना समझना चाहिए कि लोरेंज वक्र का जो संबंध होता है वो आर्थिक असमानता यानी कि आय में असमानता दिखाता है लोरेंज वक्र, ठीक है ना। जहाँ जबकि कुजनेट्स वक्र जो है वो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक असमानता में सहसंबंध स्थापित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, और कई बार जब आप एग्जाम में देखते हो क्वेश्चन को तो इन पॉइंट पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। अगला ऑप्शन है इसमें लेफर कर्व। लेफर वक्र का संबंध बेसिकली क्या होता है, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू का ऐसा संबंध होता है, यानी टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू, हमने टैक्स से कितना रेवेन्यू, हमारा टैक्स रेट क्या है और हमें टैक्स से कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, उसके बीच का जो सहसंबंध होता है वो लेफर या कहीं कहीं पे इसको लोफर वक्र भी कहते हैं, लोफर कर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो उससे दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है मुद्रास्फीति। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि क्या आप बता सकते हैं कि मुद्रास्फीति की दर निकालने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, ये आपके लिए गृह कार्य होगा, ठीक है ना। आपको सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपको कमेंट में लिखना है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे अपेक्षा रखेंगे कि आप इसको लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो आप बेसिकली इसको डिसलाइक कर सकते हैं, बट आप उसके पीछे रीज़न बताइएगा, ठीक है ना, या फिर आपको कोई फीडबैक है तो आप शेयर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से कई सारे फैक्ट हम डिस्कस करेंगे, और मुझे लगता है कि आपने शायद इस क्वेश्चन को इससे पहले कभी देखा भी नहीं होगा। क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम CEO कौन है। तो फोटो देखकर क्या आप पहचान गए होंगे, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो सिंधुश्री खुल्लर, ठीक है ना।
इस प्रश्न का आंसर है नीति आयोग के प्रथम CEO कौन है? तो सिंधु श्री खुल्लर है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अगर वर्तमान के लिए पूछे तो वर्तमान के लिए होगा अमिताभ कांत, ठीक है। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? अमिताभ कांत हो गए, ठीक है। कई बार ऐसा पूछता है नीति आयोग के CEO, ठीक है, तो CEO इस समय जो है वो राजीव कुमार है। और अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के प्रथम CEO कौन है, तो है अरविंद पनगड़िया थे, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। थोड़ा सा इसमें लिखने में प्रॉब्लम होती है, आप लोग आई होप एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग इतने फैक्ट बनते हैं और जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, विश्व तपेदिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथ साथ जब भी आप कोई तिथि या दिवस याद करते हैं तो उससे रिगार्डिंग उसकी थीम क्या है वो आपको याद करना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली दिवस न पूछ करके उसकी थीम पूछी जाती है। हम यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं उन ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम आंसर का इसका आंसर देखते हैं। तो आई होप आपने अपना इसका आंसर क्लिक कर दिया होगा और इसका आंसर है 24 मार्च, ठीक है ना। बात करते हैं इसकी थीम की, तो इसकी थीम थी इट्स टाइम, इट्स टाइम इसकी थीम थी, ठीक है ना। इस बार विश्व तपेदिक दिवस की थीम थी इट्स टाइम, ठीक है। साथ साथ भारत सरकार ने टीबी उन्मूलन प्रोग्राम चला रखा है और उसमें इन्होंने लक्ष्य लिया है कि हम टीबी को कब तक एलिमिनेट कर देंगे अपने देश से, तो 2025 तक। करंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इवन मुझे लगता है एक दो बार, हाँ, एक दो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ एडिशनल फैक्ट के बारे में जो कि इस ऑप्शन से रिगार्डिंग है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है ना। और इसकी थीम थी इस पर कि वुमेन एंड साइंस, ठीक है ना, वुमेन इन साइंस, सॉरी, वुमेन इन साइंस, वुमेन इन साइंस, इन साइंस, ठीक है। 22 फरवरी को तो ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट डे नहीं है, लेकिन हाँ 22 फरवरी से नहीं बल्कि 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, वेटलैंड डे, जिसे कहीं कहीं पे आर्द्र भूमि दिवस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। एडिशनली यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि क्या बता सकते हैं कि भारत में इस समय कितनी साइट्स को वेटलैंड साइट्स घोषित किया जा चुका है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसके लिए जो है गूगल का सहारा ले सकते हैं, गूगल में आपको मिल जाएगा, या फिर आपको मालूम है तो आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। इसकी थीम क्या थी? सो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। 24 मार्च को हाँ 24 मार्च को अभी हमने डिस्कस किया कि विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। इसका आंसर ये है, ठीक है। कुछ एडिशनल दिवस और भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 22 मार्च है, एक होता है 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस, गौरैया दिवस, ठीक है ना। एडिशनली आपको 22 मार्च के बाद 22 अप्रैल जानना चाहिए। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, हाँ विश्व पृथ्वी दिवस। और इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है ना। सो इतने क्वेश्चन बनते हैं जो कि एडिशनल फैक्ट के रूप में आप देख सकते हैं कि हमने एक ही प्रश्न में कितने एडिशनल फैक्ट या एडिशनल प्रश्न डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मैत्री एक्सप्रेस का संबंध है, ऑप्शन है भारत जापान, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश,
ठीक है ना। तो इसका आंसर है भारत बांग्लादेश। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश में चलने वाली बेसिकली दो ट्रेन है, एक तो होगी मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है, जो यहाँ इस प्रश्न में है, और दूसरी बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, ठीक है ना। अब एक बार यहाँ पे इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि मैत्री एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है, ठीक है। तो ये कलकत्ता से ढाका के बीच चलती है, कलकत्ता से ढाका, यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी से बंगाल की राजधानी तक, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी तक चलती है, ठीक है। दूसरी हमने डिस्कस की बंधन एक्सप्रेस। सो बंधन एक्सप्रेस पूछा गया था कि ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये कलकत्ता से खुलना सिटी तक जाती है, ठीक है, खुलना सिटी तक जाती है, ठीक है ना। सी हो गया बांग्लादेश के बारे में कि हमारे बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी ट्रेन चलती है, ठीक है। बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बारे में। सभी जानते होंगे समझौता एक्सप्रेस, समझौता ब्लास्ट, ठीक है ना। अभी तो रोक रखी है, उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने एक्शन लेते हुए इस ट्रेन को रोक दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के बीच में चलने वाली ट्रेन का नाम। सो पर्टिकुलर कोई ट्रेन नहीं, बट हाँ यहाँ पे एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है, पैसेंजर ट्रेन भारत और नेपाल के बीच चलती है, ठीक है, जिसका संचालन नेपाल सरकार करती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद के संयुक्त सत्र को कौन संबोधित करता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे फैक्ट आपको यहाँ से जानने को मिलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ के ऑप्शन देखते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए जो आर्टिकल यूज़ होता है 108 होता है। यहाँ पे आपको बेसिकली कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि संयुक्त सत्र क्यों बुलाया जाता है, ठीक है। तो जब भी किसी बिल को लेकर के राज्यसभा या लोकसभा में गतिरोध उत्पन्न होता है तो उससे रिगार्डिंग क्या होता है, उससे संबंधित संयुक्त सत्र को बुलाया जाता है, ठीक है। संयुक्त सत्र की अगर बात करते हैं तो ये हमारे आर्टिकल 108 में वर्णित है कि राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को आहूत करेंगे, यानी बुलाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर संयुक्त सत्र को संबोधन की बात आती है तो राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रपति बुलाते भी हैं और संबोधित भी करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो यहाँ पे अध्यक्ष वर्ड आ रहा है, ठीक है ना। सो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं ये तो हो गए कि फैक्चुअल नॉलेज की, ठीक है ना। और कई बार मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, ठीक है। बट एडिशनल फैक्ट आप ये जान सकते हो कि अब तक 3 बार संयुक्त सत्र बुलाया गया है, ठीक है ना। एक बार 1961 में और दहेज प्रथा संबंधित कानून था, ठीक है ना। और दूसरा था 1975 नहीं 78 था, 1978 में था, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली बैंक संबंधी कुछ कानून था, बैंकिंग से रिलेटेड कानून था, ठीक है ना। और तीसरी बार बुलाया गया था सन 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम के चलते बुलाया गया था, ठीक है ना। तो 3 बार संयुक्त सत्र बुलाया गया है आज तक। 1961 में जो कि दहेज प्रथा संबंधित था, दूसरा बुलाया गया था 1978 में जो कि बैंकिंग संबंधी कानून था, और तीसरा बुलाया गया 2002 में जो कि आतंकवाद निरोधक अधिनियम के चलते जो भी गतिरोध उत्पन्न हुआ था तो उस पर संयुक्त सत्र बुलाया गया था, ठीक है ना। सो आई होप इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग जितने भी एडिशनल फैक्ट होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिखिए, आपको आंसर दिया जाएगा। साथ साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना, जिससे हमारे चैनल की संख्या बढ़ सके और हम मोटिवेट हो सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है और बेसिकली आप इसका आंसर जानते भी होंगे, बट यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें ऐसे ऑप्शन रखे हैं जिससे आपको एडिशनल नॉलेज मिले, या फिर आप जब भी एग्जाम में जाओ तो इन्हीं ऑप्शन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। सो क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया या घोषणा की गई? तो उसका आंसर आप सभी जानते हैं, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। 1929 में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें हमने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा और तभी से हमने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया।
मनाना शुरू किया था। ठीक है ना। अब जो एडिशनल यहाँ पे ऑप्शन उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 1924 बेलगाम अधिवेशन, ये एक एकमात्र ऐसा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का जिसमें महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है ना। तो गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा 1925 कानपुर, ठीक है, इसमें इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता कौन थी, तो उसका आंसर एनी बेसेंट। बट ये इंडियन नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझना है। अगर आपसे उसमें भारतीय पूछता है तो उसका आंसर होगा 1925 कानपुर अधिवेशन, जिसमें सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। और अगर आपसे पूछता है कि प्रथम महिला, तो उसके लिए होगा एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था और उसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। ठीक है, लाहौर के लिए हमने डिस्कस कर ही लिया। साथ में त्रिपुरी अधिवेशन है। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था, जिसमें जो चुनाव हुआ था वो सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है ना। इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस कुछ वोटों से जीत गए थे और इसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, मेरी हार है। ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी जी ने ये कब कहा था या किस ईयर में कहा था कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, मेरी हार है, तो उसके लिए आंसर होगा 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, एच.एल. दत्तू, दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े। ठीक है, जो हमारे करंट CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एस.ए. बोबड़े। ठीक है ना। बात करते हैं इसके आंसर की। सो आई होप आपने अपना इसका आंसर दे दिया होगा और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एच.एल. दत्तू। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एच.एल. दत्तू हैं। ठीक है, बात करते हैं कुछ एडिशनल फैक्ट के बारे में। इसमें कैलाश सत्यार्थी जी का नाम दिया हुआ है, तो आप सभी को मालूम है कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। और इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है ना। ये हो गया इनसे रिगार्डिंग। अब बात करते हैं दीपक मिश्रा से कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब एस.ए. बोबड़े जो कि हमारे करंट CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस नंबर के हैं, तो इनके लिए जो नंबर है 47 है। ठीक है ना। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार की। सो राष्ट्रीय मानवाधिकार बेसिकली अगर देखें इसकी भारत में स्थापना कब की गई थी, तो अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है ना, 1993। और इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे, रंगनाथ मिश्रा। ठीक है जी। और बात करते हैं इसके ये हो गई इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की। इसकी एम्बलम की मतलब आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिनः। ठीक है, ये उसका आदर्श वाक्य हो गया। ठीक है, साथ ही साथ आपको इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है कि ये तो हो गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी भारत से संबंधित क्वेश्चन हो गए। क्या आप बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना। सो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और जो भी आप कमेंट करते हैं मैं पर्सनली हर एक कमेंट को चेक करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो हिंदी में स्वरों की संख्या क्या होती है? अगर आप काउंटिंग करने बैठेंगे तो उससे डेफिनेटली गलत आंसर आएगा। ठीक है, सो काउंटिंग में कई बार 13 कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग 12 कहते हैं, बट इसका जो आंसर है वो 11 है। ठीक है, इसमें अंग और आहा को हम काउंट नहीं करते हैं, अंग और आहा को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आपको ये जानना चाहिए। साथ ही साथ आपको जानना चाहिए कई बार अंग को पूछते क्या बोलते हैं, तो अंग को अनुस्वार बोलते हैं और आहा को विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, ये तो होगी स्वर की बात। ठीक है, बात करते हैं व्यंजन की संख्या। अगर बात करें व्यंजन की मूल संख्या
अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्यंजन की मूल संख्या क्या है तो 33 है। अगर आपसे व्यंजन की संख्या पूछता है कुल संख्या तो हो जाएगा 39। ठीक है, तो यहाँ पे मूल संख्या और कुल संख्या में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है ना, अगर कुल संख्या पूछता है तो 39 है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे फैक्ट आपको जानने को मिलेंगे इससे। वर्ष 2019 का टॉयलर पुरस्कार निम्न में से किसको दिया गया? सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि टॉयलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है ना, इस पुरस्कार को टॉयलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन है हेमंत सोरेन, पवन सुखदेव, वेंकैया नायडू, रघुराम राजन। ठीक है ना, आई होप आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा और ये करंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पवन सुखदेव। ठीक है, साथ साथ बात करते हैं हेमंत सोरेन की। तो हेमंत सोरेन को चैंपियन ऑफ द चेंज पुरस्कार दिया गया था। चैंपियन ऑफ चेंज, यहाँ आप चैंपियन ऑफ अर्थ से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है ना, बात करते हैं वेंकैया नायडू जी की। तो ये हमारे भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, और इनको कोमोरोस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। कोमोरोस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है डिग्री ऑफ कमांडर। ठीक है ना, डिग्री ऑफ कमांडर। बात करते हैं हाँ, वेंकैया नायडू ये हमारे देश के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, बात करते हैं राष्ट्रपति की। वो 14वें राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद जी 14वें हैं और नरेंद्र मोदी जी भी 14वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना, तो आपको ये क्रम याद रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, सो वेंकैया नायडू जी 13वें उपराष्ट्रपति हैं और रामनाथ कोविंद 14वें, मोदी जी भी 14वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना, बात करते हैं रघुराम राजन से। सो इनकी पुस्तक के बारे में पूछता है। इनकी एक बड़ी फेमस पुस्तक है द थर्ड पिलर। ठीक है ना, पिलर। इनसे रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछता है कि द थर्ड पिलर के लेखक कौन है, तो उसका आंसर होगा रघुराम राजन। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे सीरीज का आखिरी क्वेश्चन था और आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। जो क्वेश्चन का लेवल है वो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी सजेशन है तो आप हमें सजेशन दीजिएगा। आपके हर एक सजेशन का वेलकम है। साथ साथ दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कोई फीडबैक है वीडियो से रिगार्डिंग, आप डेफिनेटली कमेंट में दीजिएगा और आपके हर एक फीडबैक को हम एज एन सुधार के रूप में लेंगे और डेफिनेटली उस पर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।